हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित वीडियो है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के जो सवाल पूछे जाएंगे उसी से संबंधित ये आज का पहला टेस्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, आपको जब हम सिलेबस बताए थे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का, तो प्रधान शिक्षक में है कि 75 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन के रहेंगे और 75 सवाल आपके डीएलएड से संबंधित रहेंगे। जबकि जो आपके प्रधानाध्यापक है उसमें 100 सवाल आपको सामान्य अध्ययन से रहेंगे और 50 सवाल आपको बीएड से संबंधित रहेंगे। और दोनों का जो सामान्य अध्ययन है ये लगभग आपका कुछ हद तक सेम है ना। अगर आप प्रधानाध्यापक की तैयारी करते हैं तो आपको प्रधान शिक्षक की भी लगभग आपको तैयारी हो जाएगी सामान्य अध्ययन की, और डीएलएड भी यहाँ पर लगभग आपका सेम मिलेगा, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो ये कंबाइंड टेस्ट है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो चलिए पहला सवाल है, इसका आप लोग जवाब देते चलिएगा। पहला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो कौन सा वो अनुच्छेद आपको पूछा गया है जो भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद देख लीजिए 11, 19, 13 या फिर 15। तो ये आपका अनुच्छेद आंसर हो जाएगा 15, यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आपका आता है। समता या समानता के अधिकार 14 से 18 के बीच में है और उसी में आता है अनुच्छेद 15, जिसमें नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित बातें कही गई है। ठीक है, यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15। दूसरा सवाल है आपका कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा, तेल के बीज, जूट या फिर कपास। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास। जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ये कपास से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर प्रश्न। तीसरा सवाल है कि भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। तो भारतीय मानक समय जो है ये कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर है आपका। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर से। और मिर्ज़ापुर कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। आपको देखिए कभी कभी यहाँ पर ऑप्शन में आपको नैनी भी मिल सकता है ना, ऑप्शन में कभी कभी नैनी भी देखने को मिल सकता है, इलाहाबाद के नैनी। तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर दिया है तो कोई बात नहीं है, मिर्ज़ापुर भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर की निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो हो जाएगा आपका आरती साहा। राइट आंसर, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न कि 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल दिया गया और इसका नाम जो अब हो गया है दोस्तों वो हो गया है एक्सिस बैंक, है ना। इसको क्या कर दिया गया है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा की थी। तो पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी के गठन की घोषणा किया गया था वो किस पार्टी की सरकार के द्वारा और कब किया गया था, तो 1978 में। तो ये हो जाएगा आपका जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर प्रश्न है कि बिकमिंग का लेखक कौन है। तो बिकमिंग का लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मिशेल ओबामा है बिकमिंग के लेखक, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। तो ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है ये कितने भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है, तो हो जाएगा 3 भारतीय राज्य का ये राज्य पक्षी है। ठीक है, आपको बताना है कि बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि बिहार का राज्य पक्षी का क्या नाम है, राजकीय पक्षी का। 9 नंबर प्रश्न है कि श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपको सिलिया। क्या कहते हैं, सिलिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है।
तो वो कौन सा मिट्टी है जिसमें गर्म मौसम में यानी कि गर्मी के दिनों में क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है, यानी कि जब वो सूखती है तो उसमें दरारें आ जाती है, तो वो हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक है, और भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोयले के खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है। तो कोयला के खान में विस्फोट का कारण कौन सा गैस बनता है, तो वो हो जाएगा आपका मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस याद रखिएगा। एक सवाल पूछा जाता है कि जो धान का खेत होता है ना, धान का जो खेत होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताइएगा कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। कह रहा है कि पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी। तो पश्मीना है, ये एक उत्तम ऊन है और ये पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 13 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका क्या हो जाएगा, पीन घाटी जो है वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है आपका पीन घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप फटाक से ऑप्शन देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी कि राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 15 नंबर कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए नीली क्रांति भारत में आया था 1966-67 में, है ना, 66-67 में आया था नीली क्रांति। और नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि पिता किसे कहा जाता है, पिता भी पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा भारत में नीली क्रांति के जनक, सॉरी इसमें नीली क्रांति नहीं, हरित क्रांति आया था दोस्तों 1966-67 में, है ना, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया था। 66-67 में आया था हरित क्रांति, है ना, और हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। जबकि नीली क्रांति यहाँ पर पूछा गया है, नीली क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे आपको हीरालाल चौधरी। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है कि दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दिव्येंदु बरुआ किस खेल से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शतरंज से संबंधित है दिव्येंदु बरुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। तो परमाणु पावर स्टेशन कौन सा नहीं है, रामागुंडम, रावतभाटा, नरौरा या कल्पक्कम। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रामागुंडम जो है ये परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके अलावा सभी परमाणु पावर स्टेशन हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलती है कि कब शुरू, है ना, किसने की जगह पे कब लिख दीजिएगा, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और इसी में नारा दिया गया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कौन सा मंदिर निर्मित है, बताइए। 19 का क्या हो जाएगा आपका, 19 का आंसर हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर जो है ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था आपका। आंसर हो जाएगा ए नंबर। और ये कहाँ पर ही है दोस्तों, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर कि किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं, तो नाम ही है सरस्वती, तो ये किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों, तो वो साहित्य से संबंधित होगा आपका। ठीक है, साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे। मुस्लिम लोग नहीं, लीग होगा। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, कब पूछ रहा है, तो 1930 में। क्या हो जाएगा आपका, तो उस समय थे आपको मोहम्मद इकबाल थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है खाली स्थान काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण बढ़ता है। देखिए एक जो पौधा है वो किसकी तरह का है, तो काई जैसा है ना, और ये प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। वो पौधा कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, है ना, एथना बॉटनी या बायोलॉजी या पैलियोलॉजी या डेंड्रोलॉजी। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बायोलॉजी। काई की तरह के प्राचीन पौधा का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि आपको पता है कि जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, है ना, 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। और ये किसकी अनुशंसा पर किया गया था दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 का आंसर नंबर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और जब मौलिक कर्तव्य जुड़ा था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में इसको 2002 ईस्वी में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 24 नंबर कि अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिराज उद दौला, है ना, सिराज उद दौला बना था बंगाल का नवाब। किसके बाद? तो अलीवर्दी खान के बाद। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? देखिए, भारत के तोता कह लीजिए या फिर तोता ये हिंद कह लीजिए, है ना, इनको तोता ये हिंद भी कहा जाता है और भारत के तोते के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो वो थे आपको अमीर खुसरो, है ना। कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? किसके बारे में पूछ रहा है? तो श्रम के बारे में सही है और उत्पादन के कारक के रूप में श्रम के बारे में सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फटाक से पढ़ लीजिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह सबसे अधिक मात्रा में है, यह सबसे कम मात्रा में है, यह मामूली मात्रा में है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखिए, श्रम के बारे में कह रहा है तो दोस्तों यह सबसे अधिक मात्रा में है ना। श्रम क्या है? सबसे अधिक मात्रा में है भारत में। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला सवाल है आपका 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ये आपको बात कर रहा है ना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर चतुर्थ क्षेत्र? तो आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र आता है ना, याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र आता है। प्राथमिक में क्या हो जाएगा आपका? कृषि वगैरह, है ना, और द्वितीयक में क्या हो जाएगा आपका? निर्माण उद्योग। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? और ये किसके द्वारा कह रहा है? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था हृदय एवं आत्मा। किस अनुच्छेद को? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, है ना। अनुच्छेद 32 को क्या 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 कहा गया है? हृदय एवं आत्मा। किसके द्वारा? तो BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आपका 29 नंबर, किस प्रकार के सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? तो किस प्रकार के सरकार में दोस्तों राजनीतिक शक्ति को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक सरकार में, है ना। किस सरकार में? तो लोकतांत्रिक सरकार में। और भारत कैसी सरकार है? तो भारत में भी एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर कि लघु पाषाण क्या होते हैं? तो लघु पाषाण क्या होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पत्थर के औजार को ही लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक है। पत्थर के औजार लघु पाषाण, ठीक है। आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर, कह रहा है कि चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था आपका, बताइए। तो चंपारण आंदोलन हुआ था दोस्तों आपको बिहार से, और बिहार के चंपारण जिला से, है ना। नाम ही है चंपारण आंदोलन, चंपारण जिला से। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर, 8 ग्रहों में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और 8 ग्रहों में मंगल जो है वो सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? सूर्य के बाद कह रहा है। देखिए, ये है, मान लीजिए सन है, तो सन के बाद आपका बुध आता है ना। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल है। तो मंगल कितने नंबर पे आया आपका? मंगल आया दोस्तों चौथे नंबर पर। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। मंगल जो आता है वो चौथे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर, कह रहा है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाली सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? देखिए, जितने भी 8 ग्रह हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं? तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो क्या है? सौरमंडल का मुखिया होता है, और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो या उपग्रह हैं सारे चक्कर लगाते रहते हैं। और इसके निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? पथ मतलब क्या होता है? रास्ता, है ना। इसके निश्चित रास्ते को क्या कहा जाता है? तो वो कक्षा कहा जाता है ना, कक्षा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर।
नेक्स्ट है 34 नंबर, कह रहा है कि मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है। आपके जो मानव का जो आँख है उसके किस भाग पर क्या बनता है, छवि बनता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, छवि किस भाग पर बनता है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर, कह रहा है कि जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है ना। शरीर से, जैसे आपके शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ है ना, तो उसको हटाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, यानी कि मलोत्सर्जन, है ना। आपका जो मल है, आपका जो शरीर का जो वेस्ट पदार्थ है उसको बाहर किया जाता है ना, उसको मलोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर, कह रहा है कि डार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आँख की पुतली को नियंत्रित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो डार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आँख की पुतली को नियंत्रित करते हैं उनको कहा जाता है आपका आँख की पुतली। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आपका 37 नंबर प्रश्न है आपका कि किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं। तो किस प्रकार के जो दर्पण होंगे वो हमेशा कैसा छवि बनाएंगे, तो एक खड़ी तथा आभासी। तो आंसर हो जाएगा आपका समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण जो होता है हमेशा खड़ी और आभासी छवि बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, 38 कह रहा है कि किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखता है ना। किस वजह से बड़ा दिखता है ना। पानी के गिलास में अगर आप नींबू रखते हैं तो कैसा दिखेगा, छोटा नींबू डालिएगा लगेगा बड़ा हो गया, है ना। तो किस वजह से दिखता है बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा 38 का, तो प्रकाश के अपवर्तन के वजह से ऐसा होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, MP3 प्रारूप क्या है। MP3 प्रारूप क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑडियो प्रारूप है ये, है ना। MP3 क्या है, तो ये ऑडियो है ना। MP3 आप गाना सुनते हैं कि नहीं, तो ये ऑडियो प्रारूप है, वीडियो थोड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि बिना बुझा हुआ चूने यानी कि जो ठोस है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। बुझा हुआ जो चूना होता है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो 40 का हो जाएगा आपका CaO। ठीक है, CaO। नेक्स्ट सवाल है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। 41 का क्या होगा, 41 का हो जाएगा ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर, कह रहा है कि खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है ना। खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक रहेगी, नमक, चीनी, लोहा या मैग्नीज की। तो वो हो जाएगा आपका नमक की मात्रा इसमें सबसे अधिक रहेगी। खारा पानी है तो नमक ही रहेगा ना भाई। नेक्स्ट सवाल है आपका 43 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्ध की थी। तो कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्ध की थी किसको, तो 43 का हो जाएगा आपका RK लक्ष्मण। आंसर नंबर डी। अगला सवाल है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किया था दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, कह रहा है कि कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग बोलना अनिवार्य है। जहां राग बोलना अनिवार्य है, तो वो कौन सा खेल है, तो वो कबड्डी, है ना। कबड्डी आप खेलते हैं तो उसमें राग रहता है ना, आपका राग टूटा तो खत्म, है ना। चलिए, तो 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतुलन की अनुभूति किससे होती है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है दोस्तों, तो 46 को हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्कीय संतुलन से होती है। अनुमस्तिष्कीय संतुलन। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी 1920 में ही हुआ था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर, कह रहा है कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, है ना, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपको भगत सिंह। कौन है दोस्तों, भगत सिंह इसके लेखक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 49 नंबर, 49 प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने प्रशांत द्वीप समूह देशों भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम के दूसरे शिखर सम्मेलन में मेजबानी किया है। तो वो कौन सा देश है जो प्रशांत द्वीप समूह देश यानी कि भारत प्रशांत
द्वीप समूह सहयोग जो फोरम है उसके दूसरे शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा, तो वो कौन सा देश है? वो देश है आपका भारत, है ना। वो कौन सा देश है? वो भारत ही मेजबानी करने वाला है दूसरे शिखर सम्मेलन की। अगला है आपका 50 नंबर की, खाली स्थान यहाँ पर भरना है। कहा कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। अब देखिए कॉक्स बाजार कह रहा है तो अटूट समुद्र तट, अब नेपाल तो समुद्र तट नहीं होगा, है ना। अब नेपाल नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार है ये दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? किस समिति की रिपोर्ट में इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी दोस्तों? किसकी? तो लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की। 51 का हो जाएगा आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, है ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर। प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति घोषणा कर चुके हैं? किसकी घोषणा कह रहे हैं? तो वित्तीय आपात की घोषणा कह रहे हैं। वित्तीय आपात जो है भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, है ना। राष्ट्रपति जो है दोस्तों ये 3 प्रकार के आपात लगा सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय आपात, एक हो गया राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपात। ठीक है, चलिए, तो ये अभी भी एक भी बार नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 नंबर। कह रहा है कि यदि सभी निवेशों में परिवर्तन के कारण उत्पाद में समानुपाती परिवर्तन होता है तो यह किससे संबंध मामला बनता है? तो ये किससे संबंध मामला बनेगा? तो वो हो जाएगा स्केल में नियत प्रतिफल। स्केल में नियत प्रतिफल, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के कौन से सदस्य इनमें से नहीं थे? तो 54 का क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद इनमें नहीं थे, आपका बी.आर. अम्बेडकर थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, गोपाल आयंगर भी थे, राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे, और भी लोग इसमें थे। अगला सवाल है आपका 55 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था? तो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वो हो जाएगा आपका लॉर्ड थॉमस मुनरो के द्वारा। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? बहुत अच्छा सवाल है कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? तो 56 का हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बहुत कम मात्रा में आपका पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला सवाल है आपका 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छा सवाल है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो वो हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे, है ना, प्लेइंग इट माई वे, ये आपका सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। अगला सवाल है आपका 58। DTP का क्या अर्थ होता है? DTP का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो 58 का हो जाएगा दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर। 59 प्रश्न कह रहा है कि PURA यानी कि प्योरा स्कीम की वकालत पहली बार किसने की थी, जिसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया गया था, है ना। प्योरा स्कीम की वकालत पहली बार किसने किया था? जिसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा की व्यवस्था पर बल दिया गया था, है ना। तो वो कौन थे? तो वो थे आपको श्री APJ अब्दुल कलाम, है ना। APJ अब्दुल कलाम जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होगा? कर को प्रतिगामी कब कहेंगे? जब उसका भार होगा। तब उसका भार जो है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिगामी कहा जाता है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर। कह रहा है कि चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो चिटगांव शस्त्रागार पर जो धावा बोला गया था दोस्तों, वो बोला गया था आपको सूर्य सेन के द्वारा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है आपका 62 नंबर। 62 प्रश्न है कि कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। वो कौन सा एलिमेंट है जो धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो वो हो जाएगा आपका बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन।
अगला सवाल है आपका 63 नंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी होते हैं। 10 जो अस्थायी हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है, लेकिन जो 5 है इनका लाइफ टाइम है ना। तो वो 5 जो कौन है दोस्तों, तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। तो भारत यहाँ तो ख़त्म हो गया है ना, भारत तो इसमें है नहीं, है ना, इसमें न्यूजीलैंड भी नहीं है, ठीक है। और अमेरिका, भारत ये भी खत्म हो गया, आंसर हो गया सी नंबर। चीन, फ्रांस, यूके, रूस, यूके और यूएस, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर। कह रहा है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? नियत है, क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो यह आपको पौधे के द्वारा छोड़ी जाती है। सिंपल है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला सवाल है 65 नंबर। 65 है दोस्तों कि हर्ट्ज क्या मापन की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापन की यूनिट है ना। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो हो जाएगा आपका तरंग की आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर। कह रहा है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो 66 का हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति की मौजूदगी इसमें नहीं होती है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 67 नंबर। 67 प्रश्न कह रहा है कि जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस जो है वो किसका संयोजन है? तो 67 का हो जाएगा दोस्तों CO प्लस H2 का ये संयोजन है, ठीक है। CO प्लस H2 का ये संयोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से देश चाय का निर्यातक नहीं है? चाय का निर्यातक इनमें से कौन सा नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम ये निर्यात नहीं करता है। श्रीलंका में भी चाय का उत्पादन होता है, भारत में भी होता है, केन्या में भी होता है, और ये तीनों देश क्या करता है? निर्यात करता है ना। चलिए, तो यूनाइटेड किंगडम नहीं करता है। अगला सवाल है 69 नंबर। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी है आपका आंसर नंबर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, आंसर नंबर डी। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक मेमोरी के रूप में कंप्यूटर में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा रैम का प्रयोग करते हैं, प्राथमिक मेमोरी, है ना। और आंसर याद रखना है रैम। नेक्स्ट है आपका 71 कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? शिवाजी सूरत को कितनी बार लूटा था? 71 का हो जाएगा वो 2 बार लूटे थे सूरत को। अगला सवाल है आपका 72 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। महाराष्ट्र में हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है आपको कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? ठीक है, गाजर का जो रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो किसकी मौजूदगी की वजह से होता है? तो वो हो जाएगा कैरोटीन की वजह से होता है गाजर का रंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपको बादल फटने से क्या अभिप्राय है? आप सुनते रहते होंगे ना न्यूज में कि बादल फट गया, तो बादल फटने का अभिप्राय क्या है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होना, मतलब कि इतना तेज बारिश होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर। और ये ज़्यादा करके देखा जाता है आपको पहाड़ी एरिया में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 नंबर कि पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो पक्षियों और कीटों के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका समवृत्त होते हैं, है ना, समवृत्ति होते हैं। नेक्स्ट है आपको कि कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है ना। कोलकाता जो है वो किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा आपका नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। और ये गंगा नदी से ही, मतलब कि भागीरथी नदी कट जाता है और भागीरथी का ही ये कोलकाता बंदरगाह उसी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर। कह रहा है कि जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध है? तो जैकबसन अंग जो है ये किसके साथ संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका सूंघना से संबंधित है आपको जैकबसन अंग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 78 नंबर। प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है? तो वो कौन सा शहर है जहां एक से अधिक रेलवे अंचल है? तो वो हो जाएगा आपका कोलकाता और मुंबई दोनों में एक से अधिक रेलवे मुख्यालय है, अंचलों का मुख्यालय वहां पर, है ना। अगला प्रश्न है आपका 79 कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश
किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश किया गया था वो आपको कोठारी समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या अस्फीतिकारी मूल्य वृद्धि का परिमाण है? निम्नलिखित में से क्या अस्फीतिकारी मूल्य का वृद्धि का परिमाण है? तो 80 का हो जाएगा दोस्तों, 80 का हो जाएगा ये सभी, यानी कि दोनों यहाँ पर आपका सही है। विकास में बाधा और आर्थिक असमानताओं में वृद्धि। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं हम कि समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो समुद्री शैवाल से कौन सा तत्व यहाँ पर मिलेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, ओह मैं पीछे आ गया, चलिए। 81 नंबर प्रश्न था आपका कि समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो 81 का हो जाएगा आपका आयोडीन मिलेगा समुद्री शैवाल से, है ना, क्योंकि समुद्र में तो आयोडीन अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ मिलान करना है आपको, है ना। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद हो जाएगा आपका जयदेव, है ना। और चलिए योगा शास्त्र श्रीभाष्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको दिया गया है, ए का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 1 नंबर, बी का हो जाएगा 1 यानी कि योग शास्त्र हेमचंद हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 3 नंबर श्रीभाष्य हो जाएगा रामानुज, और डी का हो जाएगा आपका 2 नंबर सिद्धांत शिरोमणि हो जाएगा भास्कराचार्य का। ठीक है, तो ये आपको मिला लीजिएगा, ए का 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 नंबर। प्रश्न है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे वो थे आपको जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है आपका कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे आपके जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 नंबर कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1937 में प्रथम बार भारतीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 85 का हो जाएगा आपका मोहम्मद यूनुस इसके नेतृत्व किए थे। अगला सवाल है दोस्तों 86 नंबर कि किसी लघुत्तम संख्या को 9, 12, 16 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है तो वह संख्या कौन है? देखिए यहाँ पर मैथ आया है और मैथ को हम यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हैं और मैथ आप बना लीजिएगा, काफ़ी आसान मैथ है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। रीजनिंग भी कुछ दिया गया यहाँ पर, ठीक है, तो मैथ रीजनिंग आपको 10-12 यहाँ पर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 97 नंबर पे, चलिए, है ना, मैथ और रीजनिंग को हम यहाँ पर छोड़ चुके हैं। 97 नंबर प्रश्न है कि सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आपको आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम विदेशी जो थे वो थे आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका मतलब कि रिटायरमेंट उनको कब मिलेगा? तो रिटायरमेंट मिलेगा उनको 65 वर्ष में, है ना, 65 वर्ष में उनको रिटायरमेंट मिलेगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर, कह रहा है कि खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है आपका? है ना, तो ये संबंध व्यवहार किससे है? तो 100 का हो जाएगा आपका सदस्यों को चेतावनी संकेत, है ना, सदस्यों को चेतावनी संकेत। अलग प्रश्न, अलग तरह का ये प्रश्न था, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब जो प्रश्न देखेंगे हम बीएड और डीएलएड से संबंधित सवाल देखेंगे 50 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, कह रहा है कि बच्चों की गलतियाँ और यहाँ पर कौन सा ये सही है ये आपको बताना है। ठीक है, बच्चों की गलतियाँ, यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिए। आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़िएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है कि अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 102 नंबर। 102 नंबर प्रश्न है कि वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, किसका ये उदाहरण है दोस्तों? तो ये उदाहरण है आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का ये उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ए नंबर।
अगला है आपका 103 नंबर सवाल। 103 नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाता है। नीचे कुछ लिखा गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ कह रहा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है ए नंबर की अनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, बी है अनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंध नहीं है, सी है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, और डी है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो देखिए 103 का जो हो जाएगा संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए इसका देखिए जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा और टेलीग्राम पर भी आपको डाल दिया जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक जो शिक्षक है वो बच्चा का जो समस्या है उसका समाधान को सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो 104 का क्या हो जाएगा, 104 का जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको बी नंबर। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका 4 का बी। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। कौन यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो सरकार है, मीडिया है, परिवार है या फिर विद्यालय है। तो प्राथमिक जो है वो हो जाएगा आपका परिवार, है ना। प्राथमिक कौन है, तो प्राथमिक समाजीकरण परिवार है। और देखिए जो लोग अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सीटेट सोशल साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है। सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत 3 विषय का भी क्लास चल रहा है। सभी का अलग अलग फ़ी यहाँ पर रखा गया है। सीटेट अगर सोशल साइंस आप पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं तो मात्र यहाँ पर 251 रुपया फ़ी है। हिंदी पढ़ते हैं दोस्तों तो हिंदी का आपका मात्र 200 रुपया चार्ज है। संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत और हिंदी के अलग टीचर हैं यहाँ पर, तो उनका भी मात्र 200 चार्ज है। ठीक है, सबका अलग अलग चार्ज है, जो भी आप पढ़ना चाहें उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ईवीएस भी पढ़ाया जाएगा तो ईवीएस का भी मात्र 200 यहाँ पर चार्ज है। मैथ पढ़ाया जाएगा तो मैथ का भी मात्र 200 आपका चार्ज है। ठीक है, मैथ और ईवीएस ये पेपर 1 के लिए है ना। तो जो भी अगर सीटेट से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा जो नंबर है 7857824310। ठीक है, 7857824310 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। और जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मात्र बहुत मिनिमम फ़ी रखा गया है ताकि आप सीटेट क्वालिफाई कर सके और आगे की बहाली में शामिल हो सके। चलिए तो अब 106 नंबर हम प्रश्न देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम होता है ये एक सामाजिक गतिविधि होता है। ठीक है, एक सामाजिक गतिविधि है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है निम्नलिखित में से कौन सा। ऑप्शन देख लीजिए, विलंब अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आपका 108 नंबर। 108 कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को देखा जाता है। ठीक है, किस प्रकार से देखेंगे, सक्रिय के रूप में देखेंगे ना, सक्रिय अन्वेषक के रूप में बच्चों को देखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। अगला सवाल है आपका 109 नंबर प्रश्न है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। वयस्कता के संक्रमण की जो पहल करती है उस अवधि को क्या कहा जाता है, उस अवधि को कहा जाता है आपको किशोरावस्था। क्या कहते हैं, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 110, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़िएगा, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, जीन पियाजे के अनुसार। अगला है आपका 111 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है, तो 11 का हो जाएगा आपका दूरवर्ती स्तर ये नहीं है। ठीक है, अवबोध स्तर है, परावर्ती है और आपका स्मृति स्तर भी है।
नेक्स्ट है आपका 112 नंबर। 112 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो जनतांत्रिक शिक्षण नीति कौन सा नहीं है, 12 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मस्तिष्क उद्दीलन। मस्तिष्क उद्दीलन नहीं है, व्याख्यान है, योजना भी है और अन्वेषण भी है, ये आपका नहीं, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न। 113 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो प्रश्न फिक्स है, समावेशी शिक्षा से आएगा ही आएगा। समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि देखिए बार बार नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं वाला जैसे ही पूछ देता है ना थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। तो समावेशी शिक्षा की एक विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों, तो वो हो जाएगा कि यह केवल विशेष अवस्था वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करता है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। केवल शब्द जहां भी आवे तो वो ऑप्शन गलत होता है, आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम 14 नंबर। 114 प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन सा फलैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो फलैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, वो कौन सा है, तो 114 का हो जाएगा अभिभावक कथन, आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है 115 नंबर कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूपग्राम, आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए। अगला है 16 नंबर की हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था। बहुत अच्छा सवाल है और छोटा सवाल है कि हम कर कर सीखते हैं, करके सीखते हैं, यह किसने कहा है, तो वो कहा है दोस्तों आपका सिम्पसन के द्वारा। सिम्पसन के द्वारा बोला गया है कि हम करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर कि किस निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, बोध, चिंतन, स्मृति या वर्णन। तो शिक्षण का आपका स्तर नहीं है, 17 का हो जाएगा वर्णन। वर्णन जो है ये शिक्षण का स्तर नहीं है, बोध भी है, चिंतन भी है, स्मृति भी है, वर्णन नहीं, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया कौन सी होगी, 118 का हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि निदान की, प्रत्याक्षीकरण की और क्रिया और प्रतिक्रिया की, आंसर नंबर डी नंबर। नेक्स्ट है 19 नंबर, ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है। तो ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है, तो वो हो जाएगा आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको। ग्रीक दर्शन का यह सूत्र वाक्य है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 120 नंबर कि पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना जाता है। पश्चिमी दर्शन में धर्म को क्या माना जाता है, तो धर्म को माना जाता है दैवीय माना जाता है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 121 नंबर कि पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है। पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका संस्कार व्यवस्था में। ठीक है, संस्कार व्यवस्था में बल दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य क्या है। उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य क्या है, तो वो हो जाएगा आपका मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर प्रश्न कि आधुनिक युग में सर्वप्रथम किस अंग्रेज दार्शनिक ने उपयोगितावाद पर विचार रखे थे। आधुनिक युग में सर्वप्रथम किसने रखा था, हाँ थोड़ा सा मैं इसको, सर्वप्रथम किसने रखा था, किस अंग्रेज दार्शनिक ने उपयोगितावाद पर विचार रखा था, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका हचिसन ने रखा था, आपका हचिसन याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो वो हो जाएगा दृश्य धातु से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 125 नंबर की शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो वो हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन। कौन थे, नागार्जुन थे शून्यवाद के प्रवर्तक। अगला सवाल है 126 नंबर। 126 है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो मोक्ष क्या होता है, तो इसके अनुसार हो जाएगा आपको आनंद रहित अवस्था, है ना। वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है, तो आनंद रहित अवस्था है, आंसर नंबर सी याद रखना है।
अगला सवाल है 127 नंबर कि आचार मूलक ज्ञान की समीक्षा ग्रंथ की रचना किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार मूलक ज्ञान की समीक्षा जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो वो हो जाएगा इमैनुअल कांट के द्वारा इसकी रचना किया गया था, इमैनुअल कांट। नेक्स्ट प्रश्न है 128 कि भाट मत के प्रवर्तक कौन हैं। तो भाट मत के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो हैं आपको कुमारिल भट्ट। भट्ट भट्ट याद रखिएगा, कुमारिल भट्ट, यहाँ भी भट्ट। नेक्स्ट है 129 नंबर, कह रहा है कि दर्शन शास्त्र की किस शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र में किस शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका नीति दर्शन, है ना, वो हो जाएगा नीति दर्शन में अध्ययन किया जाता है। अगला है 130 नंबर प्रश्न कि पाश्चात्य दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पाश्चात्य दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों ए और बी, यानी कि लॉक को और कांट को, दोनों को दिया जाता है। अगला सवाल चलते हैं 131 नंबर, पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ जो है जो मनुष्य के द्वारा चाहम हो वही क्या है, पुरुषार्थ है। ठीक है। अगला है 132 नंबर की गांधी के पूर्ण सत्य का अर्थ क्या है। तो गांधी के पूर्ण सत्य का अर्थ क्या है, तो वो हो जाएगा ईश्वर ही पूर्ण सत्य का अर्थ है गांधी के। अगला है 133 नंबर कि गांधी की संपूर्ण विचारधारा आधारित है। तो संपूर्ण विचारधारा किस पर आधारित है गांधी का, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य और अहिंसा पर आधारित है गांधी का पूर्ण विचारधारा। ये तो काफ़ी इजी सवाल था। अगला प्रश्न है 134 नंबर की आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता कौन है। आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता कौन है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका बॉटोमोर आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता है। अगला है 135 नंबर की कल्चर एवं सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक का जो लेखक है वो हो जाएगा आपका बॉटोमोर, है ना, बॉटोमोर। आंसर नंबर बी याद रखना है, सब याद रखने वाला चीज़ है ये सब। ठीक है। अगला प्रश्न है 136 नंबर कि प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है ना, विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, तो उसे कहा जाता है सामूहिकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सामूहिकरण। नेक्स्ट है 137 नंबर, वर्ण विहीन समाज की अवधारणा दी। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो लोग भी अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सीटेट की तैयारी क्लास स्टार्ट हो रही है। सीटेट की एसएसटी की तैयारी और एसएसटी का और हिंदी, यानी एसएसटी हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया आपका, ठीक है, आपका ईवीएस हो गया, आपका मैथ हो गया। ठीक है। तो देखिए सबका अलग अलग फीस है दोस्तों। एसएसटी का मात्र 251 रुपया फीस है। यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। हिंदी का मात्र 200 चार्ज है, संस्कृत का भी मात्र 200 चार्ज है, ईवीएस का भी मात्र 200 है और मैथ का भी मात्र 200 चार्ज है। ठीक है। सबका अलग बहुत कम फीस रखा गया है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, कोई सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं, कोई सिर्फ एसएसटी पढ़ना चाहते हैं। तो सबका अलग अलग फ़ी यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है और बहुत कम रखा गया है ताकि आप लोग पढ़ सकें। और 100% रिजल्ट की गारंटी है कि जो भी बच्चे बार बार छूट रहे हैं या फिर जो नए कैंडिडेट हैं वो सीटेट क्वालिफाइड कर सके और नेक्स्ट बहाली में शामिल हो सके। ठीक। और जो लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है 7857824310, इस पर कांटेक्ट कीजिए और एडमिशन आप ले लीजिए फटाक से, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 1-2 दिन में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका, फिर क्लास आपकी छूट जाएगी। तो प्रश्न यहाँ पर क्या था कि वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी। तो वर्ग विहीन समाज की जो अवधारणा दिया गया था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। आंसर नंबर ए। अगला है कि जनरीतियाँ क्या होती है। तो जनरीतियाँ क्या होती है, तो जनरीतियाँ जो है वो आपका समूह सामान्यक होती है। ठीक है, समूह सामान्यक होगा। आंसर नंबर सी याद रखना है। अगला है 139 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ये किसने कहा था हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। 139 का बी नंबर, कपाड़िया ने कहा था हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। आपको देखिए यहाँ पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक ये दोनों का कंबाइंड टेस्ट है और दोनों का बिल्कुल ही फ्री क्लास है ना, 1 भी रुपया इसका नहीं लगेगा आपका, फ्री क्लास है। आप लोग आराम से पढ़िए, जो भी आपके दोस्त हैं यार हैं उनको जोड़िए इससे, है ना। और आप लोग तो एक शिक्षक ही हैं, है ना, और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए थोड़ा सा अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए, ताकि मैं और भी मेहनत कर सकूँ आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 140 नंबर
व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा एलेक्स इंकेलस, है ना, एलेक्स इंकेलस इसके लेखक। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। याद रखना है दोस्तों, याद रखने वाला चीज़ है और यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। 141 नंबर प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज का ये कथन है, मैकाइवर एवं पेज का। अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर, कह रहा है कि अधिगम एक और खाली स्थान प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? तो 142 का हो जाएगा जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 143 नंबर। 143 कह रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए। भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए, अपेक्षित करना चाहिए। तो 43 का क्या हो जाएगा? इसको समझना चाहिए। बिना नहीं समझिएगा अध्यापिका जी तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। आप भी एक टीचर हैं, इसको तो समझना पड़ेगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 144 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो वो क्या कर रही है? ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है या फिर व्यवहारवादी है या फिर अध्यापक केंद्रित है या फिर प्रगतिशील है। तो 44 का क्या हो जाएगा? ये प्रगतिशील है आपका, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 145 नंबर। कह रहा है कि बच्चों को विद्यालय में असफल होना, बच्चों जब विद्यालय में असफल होता है क्या होता है? तो ऑप्शन कह रहा है, देखिए ऑप्शन काफ़ी बड़ा बड़ा दिया गया है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। बच्चों को विद्यालय में असफल होना क्या है? तो ये है आपको यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में क्या है? समर्थ नहीं है ना। जिस अनुसार से बच्चे की रुचि है उसको जो विद्यालय के टीचर हैं या फिर जो विद्यालय में जो है वो आपको पूरा नहीं किया जा रहा है, तभी बच्चे वहाँ पर क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 146 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या है? तो बच्चों के समाजीकरण में जो विद्यालय है वो आपको हो जाएगा द्वितीय कारक होता है ना। प्राथमिक कारक क्या होता है? प्राथमिक कारक तो आपका जो घर है वो हो गया प्राथमिक कारक, है ना। द्वितीय कारक होता है वो आपका विद्यालय होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 147 नंबर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है ना। ये कौन से वैज्ञानिक के प्रस्तावित किए हैं कि जो बच्चों का चिंतन होता है वो गुणात्मक रूप से वयस्क की अपेक्षा क्या होता है? अलग होता है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका आंसर नंबर जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है आपका 148 नंबर। 148 नंबर सवाल है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में कह रहा है? विकास के बारे में, है ना। विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 48 का मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 149 का निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था का रहा है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है ना। कौन सा यहाँ पर सही है? तो 149 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर। आप लोग प्रश्न देखिए, मैं थोड़ा सा चलिए 150 नंबर और आज का लास्ट सवाल है दोस्तों। और फिर से आपको एक बार बता दूं, है ना, आपके जो भी मित्र हैं, जो भी आपके परिवार में है, फैमिली में है, उनको थोड़ा सा जोड़िए क्योंकि सीटेट की क्लास स्टार्ट हो रही है बहुत जल्द। ठीक है, सीटेट सोशल साइंस, है ना, सीटेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। बहुत कम, नहीं के बराबर यहाँ पर फ़ी रखा गया है और किस प्रकार से क्लास होगी ये भी आपको बताया जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से क्लास यहाँ पर किया जाएगा, है ना। और बहुत अनुभवी टीचर हैं हमारे, है ना, हिंदी के, संस्कृत के, ठीक है, मैथ के, वो आपको पढ़ाएंगे। सोशल साइंस तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। सबका अलग अलग यहाँ पर चार्ज रखा गया है। एसएसटी अगर पढ़ते हैं दोस्तों तो मात्र आपका 251 रुपये चार्ज है। हिंदी अगर पढ़ते हैं
तो हिंदी का मात्र आपका 200 चार्ज है। संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत का भी आपका 200 चार्ज है। आपका ईवीएस पढ़ते हैं तो ईवीएस का भी मात्र 200 चार्ज है। और मैथ पढ़ते हैं 1 to 5 के लिए तो इसका भी मात्र 200 चार्ज है। ठीक है, इतने सब्जेक्ट अभी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और बहुत जल्द पेडागोजी के भी शिक्षक हम ला रहे हैं, तो बाद में पेडागोजी का भी क्लास आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। अभी इतना ही, 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको थोड़ा सा बोलिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और आज का हम लास्ट सवाल देख लेते हैं। और देखिए, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है आपका 7857824310। तो जो लोग भी सीटेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें मैसेज करके, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज करके भी आप बता सकते हैं और कांटेक्ट करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होते हैं? किसके अनुसार? तो जीन पियाजे के अनुसार। और किस अवस्था में कह रहा है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होते हैं? तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। किसके अनुसार? तो जीन पियाजे के अनुसार। किस अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये रहा आज का 150 प्रश्न, जहां आप 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन के देखें और 50 प्रश्न यहाँ पर डीएलएड बीएड से संबंधित आप देखें। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का आप लोग को बिल्कुल ही फ्री, है ना, बिल्कुल फ्री टेस्ट आप लोग को होने वाला है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, है ना, तभी मैं आगे आपका क्लास आपको शुरू कर सकता हूँ, है ना, इसको रेगुलर कर सकता हूँ। ठीक है, जितना से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए, इसी प्रकार से आप लोग प्यार बनाए रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।